आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में एक बार तेजी से हो रहा है इजाफा। बड़ी तेजी से भारत में अपने पांव पसार रहा है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1। कई राज्यों में एक्टिव केस मिलने के बाद केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें भी आ गए हैं अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में फिलहाल कोविड-19 के 600 के आसपास दर्ज किए गए हैं नए मामले। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 3000 के पार। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को जारी किया दिशा निर्देश, जिसमें सतर्कता बरतने, दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और टीकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने का आग्रह शामिल। बीते कुछ दिनों में केरल, दिल्ली, गोवा, गुजरात और कर्नाटक में हुई कोविड-19 केस में बढ़ोतरी। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आला अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। LPG सिलेंडर के ग्राहकों को आज सुबह मिली एक अच्छी खबर। दरअसल सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की है कटौती। इसके बाद 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के ग्राहकों को अब हर सिलेंडर पर मिलेगा 40-40 रुपए का फायदा। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में नहीं किया गया कोई बदलाव। कटौती के बाद जहां मुंबई में आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत हुई 1710 रुपए, तो वहीं चेन्नई में प्रभावी कीमत हुई 1929। इसी तरह दिल्ली में 1757 रुपए और कोलकाता में 1860 रुपए 50 पैसे हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाते हुए लिया एक बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने निःशुल्क कार्ड धारकों को वितरित होने वाले मुफ्त खाद्यान्न में बाजरा को शामिल करने का जारी किया आदेश। अब कार्ड धारकों को फरवरी महीने से मिलने लगेगा बाजरा। हालांकि बाजरा देने के लिए चावल गेहूं की कम की जाएगी मात्रा। अब हर महीने में लाभार्थी को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है। लेकिन अब नए फैसले के मुताबिक कार्ड धारक को हर महीने मिलेगा 14 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल के दाम पर अंकुश लगाने के लिए शुरू कर दिए हैं प्रयास। सरकार ने चावल उद्योग संघों को दामों को न्यूनतम स्तर पर लाने का दिया निर्देश। इससे चावल की कीमत कम होने के आसार। तो वहीं चावल की कीमतों के साथ दाल के भी घटेंगे दाम। दरअसल पिछले 2 सालों में चावल की कीमतों में हुआ 12% का इजाफा। भारतीय खाद्य निगम ने चावल प्रसंस्करण उद्योग को दी है जानकारी की अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का है पर्याप्त भंडार। इसे खुला बाजार बिक्री योजना के जरिए बेचा जा रहा है 29 रुपए प्रति किलोग्राम के आरक्षित दाम पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए सामने आई एक खुशखबरी। दरअसल AAI ने जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए निकाली है वैकेंसी। इन पदों के लिए 27 दिसंबर से शुरू होने वाली है आवेदन प्रक्रिया। इन पदों के लिए अपना आवेदन फॉर्म 26 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सार्वजनिक भाषणों में दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लेकर जारी की है गाइडलाइन। ECI ने अपमानजनक भाषा के सामान्य उदाहरण देते हुए कहा कि गूंगा, मंदबुद्धि, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला और अपाहिज जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना बेहद जरूरी। दिव्यांगजनों के अपमान के रूप में समझा जा सकता है इस तरह के शब्दार्थ का इस्तेमाल। अगर दिशा निर्देशों का किया जाता है उल्लंघन तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत आरोपी को हो सकती है 5 साल तक की कैद। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात की खबर। ठाणे में छोटे भाई के पास 2 बच्चों के साथ रहने वाली पत्नी ने जब घर वापस आने से किया इनकार तो अमित नाम के शख्स ने गुस्से में आकर शराब के नशे में बेटे के जन्मदिन पर ही बैट से वार कर 6 साल की बेटी खुशी और 8 साल के बेटे अंकुश को उतारा मौत के घाट। इतना ही नहीं, 24 वर्षीय पत्नी भावना पर आरोपी अमित ने चाकू से किए सपासप कई बार। सनसनीखेज वारदात के बाद से आरोपी अमित है फरार। ठाणे पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के सागर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली आई खबर सामने। यहां 18 से 22 साल के लड़कों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ किया गैंगरेप। पुलिस के अनुसार इस खौफनाक वारदात के वक्त पीड़िता की सहेली भी थी मौके पर मौजूद, लेकिन सहेली ने मौका पाते ही भागकर किसी तरफ बचाई अपनी लाज। आरोपियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब दोनों लड़कियां मझघटिया के जंगल में घूम रही थी। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर कुल 7 लोगों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया आपराधिक मुकदमा। 4 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। राजस्थान के अजमेर में 20 साल की युवती से रेप की वारदात। पीड़िता ने आरोपी पड़ोसी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। साथ ही आरोपी के परिवार पर भी पीड़ित लड़की ने मारपीट कर गहने हड़पने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय पीड़िता की पड़ोस में रहने वाले युवक से करीब 6 साल पहले हुई थी मुलाकात। अप्रैल 2023 में आरोपी पड़ोसी ने उसे अपने घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ।
पीड़िता के बेहोश होने के बाद आरोपी ने दिया रेप की वारदात को अंजाम। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी अपनी जांच। केरल के तिरुवनंतपुरम से सनसनीखेज खबर आई सामने। यहां के चिरियन कीजू इलाके में एक महिला ने अपनी दिव्यांग बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर की हत्या करने के बाद उसने कुएं में फेंक दिया मृत लड़की का शव। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद अपना जुर्म कबूलने के लिए आरोपी पहुंची स्वयं पुलिस थाने, जिसके बाद पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी महिला ने कर दी अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या। 48 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पुलिस ने शुरू कर दी मामले की जांच। गुजरात के वलसाड़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 11 साल की बेटी के साथ पहले मंदिर में की पूजा, उसके बाद दोनों को नदी में दे दिया धक्का। नदी में डूबने के कारण मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत। इसके बाद आरोपी शख्स ने खुद भी जान देने के लिए नदी में लगा दी छलांग। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया सुरक्षित। पुलिस ने दोनों मृतकों के बरामद किए शव और पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया सरकारी अस्पताल। तो वहीं उमरगांव पुलिस ने 45 वर्षीय आरोपी विजय पांडे को किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपी शख्स ने पुलिस को बताया चूंकि उसकी पत्नी को आती थी मिर्गी और उसकी बेटी थी मानसिक रूप से बीमार, इसलिए दोनों को उसने मंदिर में पूजा करने के बाद दे दिया नदी में धक्का। बेटी को भी नहीं बख्शा और पत्नी को भी नहीं बख्शा। मुंबई से सटे नवी मुंबई क्षेत्र के कामोठे गांव इलाके से एटीएस की टीम ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। आतंकवाद निरोधी दस्ते को मिली सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। दरअसल मुंबई के विक्रोली एटीएस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने अवैध रूप से कामोठे गांव को बनाया था अपना ठिकाना। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें कामोठे पुलिस स्टेशन को सौंपा गया। उनके खिलाफ नवी मुंबई के कामोठे पुलिस में दर्ज हुआ है मामला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स की भारत से ऑस्ट्रेलिया तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एनसीबी की टीम ने बरामद की 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स। जांच के दौरान हुई वी सिंह नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी। उससे हुई पूछताछ के आधार पर मुंबई से अन्य सहयोगियों जी मिश्रा और पी शर्मा को एनसीबी अधिकारियों ने दबोचा। एनसीबी के अनुसार अवैध ड्रग्स की एक बड़ी खेप उनके इलाके में की गई है जब्त। उन्हें विदेश में भेजने की कथित तस्करों की थी तैयारी। कॉमरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वो अभी भी इस मामले में कर रही है 2 फरार आरोपियों की तलाश। एटीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले अभियोजक ने न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ को सौंपी सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट। दरअसल 16 फरवरी 2015 को पानसरे को कोल्हापुर में मारी गई थी गोली। 20 फरवरी को उनकी गंभीर चोटों के कारण हुई थी मौत। कश्मीर के राजौरी में सेना के 2 वाहनों पर हुआ आतंकी हमला, 5 जवान शहीद तो वहीं छत विछत अवस्था में मिले 2 जवानों के शव। भारतीय सेना के हथियार लूटकर भागे आतंकी। ऑपरेशन अभी भी जारी। थाना मंडी सुरनकोट रोड पर स्थित डेरा गली इलाके में हुआ यह आतंकी हमला। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद। गौर करने वाली बात यह है कि सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच आमने सामने हुई मुठभेड़। पूरी दुनिया में बज रहा है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी का डंका। सिनेमा घरों में लगी भीड़ से लगाया जा सकता है अंदाजा कि किस तरह फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है फिल्म का क्रेज। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन भारत में फिल्म डंकी ने किया है 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। हालांकि शाहरुख खान की इससे पहले रिलीज हुई जवान और पठान ने ओपनिंग डे पर इससे ज्यादा की थी कमाई। रिलीज के पहले दिन फिल्म जवान ने भारत में कमाए थे 89 करोड़ रुपए, तो वहीं ओपनिंग डे पर फिल्म पठान ने 57 करोड़ रुपए का छू लिया था आंकड़ा। हालांकि लोगों को खूब भा रही है फिल्म डंकी की कहानी। साल 2023 का आखिरी महीना धमाकेदार होने वाला है क्योंकि शाहरुख खान की डंकी रिलीज हो गई। तो वहीं साउथ के अभिनेता प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म सालार आज देश भर में हुई रिलीज। फिल्म सालार ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर मचा दी है धूम। सालार में जबरदस्त देखने को मिला एक्शन। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि यूएसए में सालार 2023 में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली बन गई है फिल्म। भारत में एडवांस बुकिंग की बात करें तो डंकी की पहले दिन की एडवांस बुकिंग से कमाई हुई थी 15 करोड़ रुपए, जबकि सालार की एडवांस बुकिंग डबल यानी 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। झारखंड के घाघरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घृणित वारदात। रात में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। बबलू उरांव के रूप में हुई है गिरफ्तार आरोपी की पहचान। पुलिस के मुताबिक गलत आचरण के लिए बबलू पहले से पूरे इलाके में है बदनाम। पुलिस के मुताबिक महिला अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म में शामिल होने गई थी और वहां अपनी बेटी को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब कार्यक्रम से बाहर आई तो उसकी बेटी मौके से थी गायब। काफी तलाशने के बाद गांव से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर बच्ची को आरोपी बबलू के साथ देखा। टॉर्च की रोशनी देख वहां से भाग निकला बबलू। आखिरकार पुलिस ने बबलू को किया गिरफ्तार।
गाजा पर बमबारी के बीच इजराइल और अमेरिका की बेचैनी बढ़ाने वाली खबर आई है सामने। ईरान समर्थित संगठन हूती ने ऐलान कर दिया है कि उसके लड़ाके गाजा का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमास की मदद करने के लिए वो पहुंच रहे हैं गाजा। यदि ऐसा हुआ तो हमास हिजबुल्लाह के हमले झेल रहा इजराइल अब हूती के हमलों से भी दहल उठ सकता है, जबकि लाल सागर में वो पहले से है हमलावर। पाकिस्तान में बलूच युवाओं की हत्या के खिलाफ बलूच प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद में किया जोरदार प्रदर्शन और लॉन्ग मार्च। हालांकि इस मार्च को गुरुवार के दिन इस्लामाबाद प्रवेश करने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी के तेज बौछारें और प्रदर्शनकारियों पर भाजी जमकर लाठियां। पुलिस ने 200 प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में लिया, तो वहीं पाकिस्तान के आंतरिक हालात हैं बेहद खराब। सिंगापुर में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। पिछले एक सप्ताह में यहां 965 कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। इससे पहले वाले हफ्ते में यहां कोरोना के 763 मामले आए थे सामने। इस दौरान गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 23 से बढ़कर हुई 32। स्थानीय मीडिया की यदि माने तो ये साल 2023 में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों की अब तक ये है सबसे बड़ी संख्या। आईसीयू में भर्ती मरीजों का भी अब तक का है ये सबसे बड़ा आंकड़ा। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के एक विश्वविद्यालय में गोलीबारी की घटना आई सामने, जिसमें 14 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जबकि अंधाधुंध फायरिंग में 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को मार गिराया। पुलिस द्वारा प्राग शहर में गोलीबारी की परिस्थितियों के बारे में नहीं किया गया कोई जिक्र। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्राग पुलिस प्रमुख ने विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में की है हमलावर की पहचान। नया साल 2024 आने में बस एक सप्ताह का समय रह गया बाकी, तो वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने मचाया तांडव। देश के तकरीबन दर्जन भर राज्यों में सामने आ चुके हैं कोविड पॉजिटिव मरीज। इनमें शामिल है केरल, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। यदि संक्रमण इसी तरह फैला तो नए साल में कोरोना दिखा सकता है अपना विकराल रूप। गाजा में जारी है इजराइल की सैन्य कार्रवाई। अब तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। दक्षिण गाजा में इजरायली सैनिकों द्वारा लगातार की जा रही है बमबारी। दक्षिणी गाजा में नासिर अस्पताल के मुर्दाघर में मौजूद है सैकड़ों मृतक शरीर, तो वहीं कई मृतकों की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।